हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को मेरा राम राम। आप सभी का एमएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है ना दोस्तों, वह है भारत का सामान्य परिचय। तो आज हम भारत का सामान्य परिचय को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, भारत का सामान्य परिचय, ये जो प्रदेश है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिएगा मित्रों, इस पूरे प्रदेश को, ये जो प्रदेश है इसको पहले किस किस नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा ये जो प्रदेश है, यहाँ वाला जो ये प्रदेश है, यहाँ पर आर्य जाति का क्या था, निवास स्थान ये रहा है दोस्तों। इसलिए इस पूरे प्रदेश को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से भैया? आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आर्य जाति का निवास स्थान होने के कारण इस प्रदेश को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो हम लोग कह सकते हैं भैया इसको आर्यवर्त भी कहते हैं। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद यहाँ पर राजा भरत होते हैं, और उस राजा भरत के नाम पर इस पूरे प्रदेश को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। कौन होता है भैया? राजा भरत होते हैं, और इसके नाम पर इस पूरे प्रदेश को हम लोग बात करें तो इसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हम लोग बात करें भैया ईरानियों के द्वारा। ईरानी जो लोग थे ना, वह सै को क्या बोलते थे भैया? सै को है बोलते थे। क्या बोलते थे? सै को है बोलते थे। तो यहाँ से हमारी सिंधु नदी निकलती है, इसलिए सिंधु नदी को ये हिंदू नदी कहकर पुकारते थे। किस कौन सी नदी भैया? सिंधु नदी है। ये सै को है बोलते थे, इसलिए सिंधु नदी को ये हिंदू नदी कहकर पुकारते थे। अब लोग हम लोग बात करें यूनानी की। देखिए, यूनानियों के द्वारा इस सिंधु नदी के क्षेत्र को, यानी सिंधु नदी को ये हिंडस नदी कहकर पुकारते थे। तो क्या कहते पुकारते थे भैया? हिंडस नदी कहकर ये पुकारते थे दोस्तों। इसलिए हिंदुस्तान नाम है वो यूनानियों के द्वारा, ये हिंडस नदी को इसलिए हिंदुस्तान नाम, इसको हिंदुस्तान नाम में पड़ा दोस्तों। इसी के हम लोग बात करें, हमारे संविधान के अंदर दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, इंडिया और भारत दोस्तों। तो हमारे इस भारतवर्ष को पहले आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, इसके बाद में भारतवर्ष हमारे इस प्रदेश को कहा जाता है, और यहाँ पर हिंदुस्तान इसको कहा जाता है। और हमारे संविधान के अंदर हम लोग बात करें तो भारत और इंडिया दो शब्दों का यहाँ लेके मिलता है दोस्तों। चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिएगा, हम लोग बात करें कि भारत की जो आकृति है ना, वो कैसी है। ठीक है, तो भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति दोस्तों हम लोग बात करें तो उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, अगर इनको मिलाया जाए तो हमारे भारत की आकृति है ना दोस्तों, ये है चतुष्कोणीय आकृति में है। किसकी आकृति में भैया? चतुष्कोणीय आकृति में जो हमारी भारत की स्थिति है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारी भारत की जो स्थिति, हमारी भारत की जो आकृति है ना दोस्तों, ये है चतुष्कोणीय आकृति की तरह ये भारत है दोस्तों। ठीक है, इसी के हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा, ये देखिए भारत की स्थिति एवं विस्तार। तब हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार की हम लोग बात करेंगे तो हम एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, महाद्वीप के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या बनती है, हम लोग यहाँ पर ये फैक्ट है हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है। किसके संदर्भ में पूछा गया भैया? विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति पूछा गया है दोस्तों। देखिएगा, विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति हम लोग बात करें अक्षांश की रेखा, जैसे ये है अपनी अक्षांश रेखा, यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। कौन सी भैया? 0 डिग्री भूमध्य रेखा या फिर विषुवतीय रेखा। ये जो अक्षांश है 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ना दोस्तों, ये पूरे ग्लोब को हम लोग बात करें तो पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में ये विभाजित करती है। यानी दोस्तों एक तो क्या है भैया? इसका उत्तरी गोलार्ध, और ये है दोस्तों इसका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ना, ये पूरे गोलार्ध को ये 2 बराबर भागों में क्या कर रही है भैया? विभाजित कर रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अक्षांश की दृष्टि से जो भारत की स्थिति है वो कुछ यहाँ बन रही है। कहाँ बन रही है भैया? यहाँ बन रही है। तो अक्षांश की दृष्टि से हम लोग बात करें तो जो भारत की स्थिति है ना दोस्तों, ये है उत्तरी गोलार्ध में बनती है। कौन सी गोलार्ध में बनती है भैया? उत्तरी गोलार्ध में बनती है। चलो, ये है अक्षांश की दृष्टि से जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत बनती है दोस्तों। अब हम लोग बात करें भैया, ये भारत है, इसकी देशांतर, यानी देशांतर की दृष्टि से हम लोग बात करें तो देशांतर की दृष्टि से भारत वो कौन सी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है दोस्तों? तो अगली है वो हमारे सामने कि ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो पूरे ग्लोब या पूरी पृथ्वी को लगभग 2
बराबर भागों में विभाजित करा है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि अक्षांश है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा वाला, वो पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही ठीक दोस्तों ये है अपना देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी ग्रीनविच रेखा, जो पूरे ग्लोब को 2 बराबर भागों में यहाँ पर विभाजित कर रही है। एक है दोस्तों पश्चिमी गोलार्ध और एक यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध आपको दिखाया गया है। तो देशांतर की दृष्टि से हम लोग बात करें तो हमारे जो भारत की स्थिति है दोस्तों वो यहाँ कुछ बन रही है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि देशांतर की दृष्टि से हमारा जो भारत है ना, यह पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। वे किस गोलार्ध में आता है? पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसलिए प्रश्न ऐसा बन सकता है कि भारत की है वो स्थिति कैसे, विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति कैसी है। तो हम लोग बात करें दोस्तों तो अक्षांश की दृष्टि से है ना, तो यह कौन सी गोलार्ध में भैया? उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर की दृष्टि से हम लोग बात करें तो भैया ये कौन सी गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है जो हमारे भारत की स्थिति है वो ग्लोब पर हमारे यहाँ पर मिलती है दोस्तों, ठीक है। इसी कड़ी में हम लोग बात करें, देखिए अक्षांशीय स्थिति, भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कितनी है दोस्तों? देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के तक क्या है हमारे अक्षांश की यहाँ पर स्थिति आपको दिखाई दे रही होगी। अब देखिएगा, अब ये यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, अब यही क्यों उत्तरी क्यों आ रहा है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा जो उत्तरी अक्षांश है ना, कि अक्षांश की दृष्टि से जो भारत है ना, ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ आपको दक्षिण नहीं करना है, यहाँ आपको उत्तर नहीं करना है। तो यहाँ क्या करना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और यहाँ भी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश क्यों आएगा? क्योंकि ये पूरा जो है ना हमारा भारत है, ये उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसलिए ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। अब लोग बात करें भैया कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी कुल कितने अक्षांशों में है जो हमारा भारत है ये फैला हुआ है, ठीक है। ये तो अक्षांशीय स्थिति अभी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है जो भारत स्थित है। अब कुल हम लोग बात करें कितने अक्षांशों में ये फैला हुआ है, यानी इसका विस्तार कितना है, ये तो प्रश्न बनता है ना। देखिएगा, ये देखिएगा, अब जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार है ना दोस्तों, यह 29 डिग्री 2 मिनट है। कितना भैया? 29 डिग्री 2 मिनट है। अगर हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को अगर घटा लेते हैं तो हमारे सामने है वो 29 डिग्री 2 मिनट हमारे सामने आता है दोस्तों। 29 डिग्री 2 मिनट निकल कर हमारे सामने आता है। तो हम लोग कह सकते हैं अक्षांशीय विस्तार है जो भारत का है ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 29 अक्षांशों में लगभग अगर हम बात करें तो 29 अक्षांशों में ये 29 पॉइंट जैसे 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांशों में ये फैला हुआ है। तो हम लोग बात कह सकते हैं भी 30 डिग्री के अक्षांशों में लगभग ये फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसी के हम लोग बात करें आगे की स्लाइड में, देखिए यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का है वो उत्तरतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है और भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है दोस्तों। कई बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा भारत का जो उत्तरतम बिंदु है ना, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? लद्दाख क्षेत्र में इंदिरा कोल है दोस्तों। कौन सा भैया? इंदिरा कोल। और कोल कहाँ से आती है भैया? कोल ऊपर से तो आती है वैसे भी। तो देखिएगा भारत का जो उत्तरतम बिंदु है दोस्तों यह है इंदिरा कोल। इसको आपको याद करना है। कौन सा कोल है भैया? इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल। जबकि इंदिरा पॉइंट है वो दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम है और इंदिरा कोल है दोस्तों यह उत्तरतम बिंदु है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात करें मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अब देखिए यहाँ पर आपको मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है, यानी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी पे केप केमोरिन है दोस्तों। कौन सा है भैया? केप केमोरिन है। कन्याकुमारी इसको क्या कहते हैं? केप केमोरिन कहते हैं। जो मुख्य भूमि का अगर पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो कौन सा होगा भैया? केप केमोरिन होगा। कौन सा होगा? केप केमोरिन होगा दोस्तों। अब देखिए प्रश्न है भारत की उत्तर से दक्षिण को लंबाई कितनी है, यानी भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है दोस्तों यह है लद्दाख क्षेत्र में इंदिरा कोल है दोस्तों। और भारत की मुख्य भूमि का अगर आपको पूछा तो यहाँ पर क्या होगा? मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु होगा दोस्तों तमिलनाडु में कन्याकुमारी,
एवरी इसे केप कैमोरिन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। और अगली स्लाइड पर हमारे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं दोस्तों कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जिसे पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से कि भारत का मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा है या फिर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों भारत का। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना यह इंदिरा पॉइंट है, और भारत का सबसे उत्तरतम पॉइंट है ना दोस्तों यह इंदिरा कोल है दोस्तों। कौन सा भैया? इंदिरा कोल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पढ़े नहीं और हमारा प्रश्न है वो गलत हो जाए दोस्तों। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कोल है, दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट है, और उत्तरतम बिंदु है दोस्तों इंदिरा कोल। ये है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसे पार्सन पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है भैया, पार्सन पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट किसे कहा जाता है? तो ये है इंदिरा पॉइंट का ही नाम है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट को क्या कहते हैं भैया? पार्सन पॉइंट कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं दोस्तों। देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है ना दोस्तों, उत्तर से दक्षिण हम लोग बात करें तो कितनी भैया? 3214 किलोमीटर। कितने भैया? भारत के उत्तर से दक्षिण हम लोग बात करें तो 3214 किलोमीटर में ये है दोस्तों। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है ना यह 3214 किलोमीटर है दोस्तों। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखिए कर्क रेखा। कर्क रेखा की हम लोग बात करें दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये आपके सामने प्रश्न आते हैं दोस्तों यहाँ से कि कर्क रेखा वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, इसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम सेट करें, पूर्व से पश्चिम की ओर इसका क्रम सेट करें, ऐसे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। कौन सी राजधानी है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है, कौन सी राजधानी कर्क रेखा से सबसे दूर है दोस्तों। तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न यहाँ हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो हम लोग पूरे ध्यान से यहाँ अब जो कर्क रेखा को पढ़ने वाले हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। देखिएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है भैया? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? गुजरात है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम दोस्तों। ये 8 राज्य हैं जो भारत की जो कर्क रेखा है ना वो इन 8 राज्यों से होकर दोस्तों गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिएगा प्रश्न यहाँ से कैसे बनता है दोस्तों। प्रश्न इस तरह से बनता है कि भैया इनका उत्तर पश्चिम से पूर्व की क्रम सेट करें, पूर्व से पश्चिम की ओर इनका क्रम सेट करें। तो सबसे पहले हम लोग पूछे कि भी पश्चिम से पूर्व की इनका क्रम है वो सेट करें। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले गुजरात आएगा, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कौन सा क्रम है भैया? पश्चिम से पूर्व की क्रम है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछे तो दोस्तों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये दोस्तों आपको क्रम ध्यान में रखना है। अब देखिएगा भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। ये और जो हमारी कर्क रेखा ये किस स्थान पर एक दूसरे को काटती है दोस्तों? वह है सरगुजा नामक स्थान जो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमारी भारतीय मानक समय रेखा जो हमारी ग्रीनविच रेखा से उनका जो समय है दोस्तों 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, हम लोग बात करें भैया कि मानक समय रेखा है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा ये जो जहां पर इनका मिलन होता है ना, जहां पर इनका मिलन होता है, जहां पर एक दूसरे को काटती है दोस्तों, तो वहां पर वो स्थान कौन सा है? ये सरगुजा छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत है दोस्तों। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो भैया कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इसका पश्चिम से पूर्व की क्रम, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए कर्क रेखा पर स्थित राज्यों कौन कौन से हैं? राम, झांकी, 6 बंगु मित्र। ये मार्केट में फेमस ट्रिक चल रही है दोस्तों कि राम, झांकी, 6 बंगु मित्र। इनको आपको याद कर लेना है कि भैया कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो हमारी कर्क रेखा इनसे गुजरती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें, देखिए कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित शहर कौन कौन सा है? देखिए दोस्तों आइजोल है, उसकी स्थिति 23 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और अगरतला की हम लोग बात करें तो 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश पर वाराणसी स्थित है। इसी तरह 28 डिग्री 61 मिनट उत्तरी अक्षांश पर दिल्ली स्थित है दोस्तों। और इसी तरह से गांधीनगर हम लोग बात करें तो 23 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश है।
उज्जैन है दोस्तों 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, भोपाल है दोस्तों यहाँ पर 23 डिग्री 16 मिनट उत्तरी अक्षांश, और रांची है दोस्तों 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश, और कोलकाता है दोस्तों यहाँ 22 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है दोस्तों जबलपुर। तो ये प्रश्न कई बार यहाँ फैक्ट ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर है, वो कौन सी राजधानी है दोस्तों जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है दोस्तों। तो ये आपको इनका क्रम भी देखना है, कौन कौन सा जो कर्क रेखा के वो सबसे नजदीक है। जैसे हम लोग को बात करें भी कोलकाता कर्क रेखा के नजदीक है। अगर इनमें से कोई भी पूछा जाए और अगर आपकी इसी स्थिति आपको ध्यान में है तो ऐसे प्रश्न आप आसानी से सही कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा से पहले इनको पढ़ के जाना है आपको। अगर ये प्रश्न आप सही करना चाहते हैं तो इनकी ये जो अक्षांश है उत्तरी अक्षांश, इनको कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर सेट करके जाएं परीक्षा के अंदर, ताकि आपका प्रश्न है वो दोस्तों सही हो सके, ठीक है। चलते हैं अगली क्रम में। अब देखिए अगरतला, जबलपुर, उज्जैन तथा गांधीनगर में कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, यानी यहाँ सबसे नजदीक दूरी है दोस्तों। पूछा गया अगरतला, जबलपुर, उज्जैन तथा गांधीनगर। अगर आपको ये स्थिति ध्यान में है पहले वाली कि भैया अगरतला है वो कितनी दूरी पर है कर्क रेखा से, जैसे 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। जबलपुर हम लोग बात करें, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट है, जबकि उज्जैन है दोस्तों ये 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश में है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है ना वो क्या होगा भैया, उज्जैन होगा। तो इस तरह से हम यहाँ से प्रश्न के उत्तर आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको ये वाला पूरा मैप आपको याद है तो यहाँ अपन आसानी से इस उत्तर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भैया, उज्जैन होगा। अगरतला, जबलपुर, उज्जैन तथा गांधीनगर में कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम यानी सबसे पास में दूरी पर है दोस्तों। तो इनका अगर हम लोगों को ये पता है अगरतला कितने अक्षांश पर स्थित है, गांधीनगर कितने अक्षांश पर स्थित है, और जबलपुर है दोस्तों ये कितने अक्षांश पर स्थित है, तो हम अपने उत्तर तक आसानी से पहुंच पाते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिएगा कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। यहाँ पर यहाँ पे ट्रिक बनाई गई है कि गौर में मथुरा पेटीएम, गौर में मथुरा पेटीएम दोस्तों। गए से यहाँ पर क्या बना, गुजरात बना, क्या बना भैया, गुजरात बना। और यहाँ पर रह से क्या बना दोस्तों, राजस्थान बना, क्या बना, राजस्थान। मैं से क्या बना भैया, मध्य प्रदेश बना, मध्य प्रदेश बना। छह से क्या बना भैया, छत्तीसगढ़ बना। और झा से क्या बना भैया, झारखंड बना। पी से क्या बना भैया, पश्चिम बंगाल बना। टी से क्या बना, त्रिपुरा बना। और एम से क्या बना भैया, मिजोरम बना। तो ये 8 राज्य हैं जो इनका क्रम मैंने यहाँ बताया गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। तो ये ट्रिक है दोस्तों। गौर में मत्सर, अभी आपने गौर में क्या पाइजे, मत्सरी पाइजे, गौर में आप क्या पाइजे, मत्सरी पाइजे। तो गौर में मत्सर जा पेटीएम, ठीक है दोस्तों। ये इनकी ट्रिक है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों क्रम कौन सा है, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखिए दोस्तों देशांतरीय स्थिति क्या है हमारे भारत की। हम लोग देशांतरीय स्थिति की हम लोग बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखिए यहाँ पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अभी ये पूर्वी क्यों आ रहा है, क्योंकि देशांतर की दृष्टि से ना हमारा भारत है दोस्तों यह पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है दोस्तों। जैसे अक्षांश की दृष्टि से हम लोग बात करें तो भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में आता है ना, ठीक वैसे ही दोस्तों हमारा भारत है ना देशांतर की दृष्टि से या ये कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो यह है पूर्वी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। यहाँ पर आपको बताया गया है दोस्तों कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है भारत वो स्थित, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लोग बात करें 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत है वो स्थित है। अब प्रश्न वही है कि देशांतरीय विस्तार कितना है, यानी भारत यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल हम लोग बात करें कितने देशांतरों में ये फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिएगा भारत का देशांतरीय विस्तार है दोस्तों यह लगभग 29 डिग्री 18 मिनट में फैला हुआ है दोस्तों। कितने में, 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरीय इनका विस्तार, यानी 29 डिग्री 18 मिनट अक्षांशों में ये भारत है वो फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये है अपना दक्षिणी देशांतरीय विस्तार। अब अगला प्रश्न है भारतीय अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना है। अब भारत के अक्षांशीय विस्तार की हम लोग बात करें और देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना है दोस्तों। अगर हम लोग इनमें से अक्षांशीय विस्तार को घटा लेते हैं तो हमारे सामने अंतर निकल कर आ जाता है दोस्तों। अब देखिएगा भारत के दोनों किनारों के मध्य समय का अंतर कितना है, यानी समय का अंतर हम लोग बुझे लगभग 1 घंटा 57 मिनट का अंतर आता है। ओवरऑल हम लोग बात करें तो लगभग 2 घंटे का समय है दोस्तों। यहाँ से अगर सूर्य की किरण, पहली किरण यहाँ पड़ रही है तो वही किरण यहाँ
यहाँ कब पड़ेगी दोस्तों, तो वह लगभग 2 घंटे के अंतराल में यहाँ पर पड़ेगी दोस्तों। तो हमारे समय में जो अंतर है ना दोस्तों, वह 2 घंटे का समय का अंतर है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें, देखिएगा भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा, भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है दोस्तों। देखिएगा भारत का जो पूर्वोत्तम बिंदु है दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है। कौन सा भैया, किबिथु है। और भारत का पश्चिमतम बिंदु है ना दोस्तों, यह गुजरात है। कौन सा भैया, गुजरात का गोहरमोती। तो ये आपको ध्यान में रखना भैया, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है जो पूर्व है, जो पूर्वोत्तम बिंदु है, और भारत का पश्चिमतम बिंदु है ना दोस्तों, यह है गोहरमोती जो गुजरात के अंदर है। अब देखिए भारत की पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई है ना, वो 2933 किलोमीटर है। कितनी भैया, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। जैसे ये लंबाई थी 3214 किलोमीटर दोस्तों, 3214 किलोमीटर। तो देखिएगा भारत की तो पूर्व से पश्चिम में जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण लंबाई है दोस्तों यह 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों कन्याकुमारी केप कमोरिन, और जिससे पूर्वतम बिंदु है भारत का किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, और भारत का पश्चिमतम बिंदु है गुजरात गोहरमोती। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई 15,200 किलोमीटर है दोस्तों, और पड़ोसी देशों की मध्य सीमा देखिए दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की सीमा है लगभग कितने भैया, 4096 किलोमीटर। ठीक है, भारत चीन के मध्य वाला बात करें तो 3488 किलोमीटर, और भारत पाकिस्तान की हम लोग बात करें तो 3323 किलोमीटर, नेपाल की हम लोग बात करें तो 1751 मीटर की सीमा लगती है और किलोमीटर की। भारत म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर है, और भारत भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लगती है। भारत अफगानिस्तान की सीमा दोस्तों 196 किलोमीटर लगती है। अब देखिएगा यहाँ प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न कैसे आता है कि भारत के साथ लगने वाले देशों की सीमा है वो अवरोही क्रम में सेट करें या फिर आरोही क्रम में सेट करें। आरोही क्रम में क्या होता है दोस्तों, पेड़ी चढ़ना आरोही क्रम होता है। पेड़ी चढ़ना कौन सा क्रम होता है भैया, आरोही क्रम होता है, और पेड़ी उतरना कौन सा क्रम होता है भैया, आरोही क्रम। यानी आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा जाना है, और अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे आना है दोस्तों। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात करें तो बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लगती है, इसके बाद चीन की लगती है, इसके बाद पाकिस्तान की लगती है, इसके बाद नेपाल की लगती है, इसके बाद म्यांमार की, इसके बाद भूटान, इसके बाद में अफगानिस्तान की सीमा लगती है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है भैया कि कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमा सर्वाधिक भारत के साथ लगती है दोस्तों। ठीक है, इसकी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं। देखिए भारत की मुख्य भूमि की तो तटीय सीमा की लंबाई है दोस्तों वह है 6100 किलोमीटर। कितनी भी है, 6100 किलोमीटर। यहाँ हम लोग बात करें द्वीप समेत यानी द्वीपों समेत देश की कुल लंबाई है तटीय सीमा वह है 7516 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है भैया, भारत की कुल मुख्य भूमि की तटीय सीमा यानी भारतीय मुख्य भूमि की हम लोग बात करें अगर द्वीपों को बाहर कर दिया जाए तो यहाँ पर 6100 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों, और अगर द्वीपों को समेत इनकी लंबाई हम लोग बात करें तो 7516 किलोमीटर की लंबाई यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगली सीम। अब देखिएगा ये बहुत अच्छा है, प्रमुख चैनल या जल डमरू मध्य। देखिए मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है वो 8 डिग्री चैनल इनको अलग करता है, 8 डिग्री चैनल इनको अलग करता है दोस्तों। देखिएगा अब देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है दोस्तों यह 9 डिग्री चैनल इनको अलग करता है दोस्तों। छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है दोस्तों वह 10 डिग्री चैनल है जो इनको अलग करता है दोस्तों। ठीक है, अब सुमात्रा व निकोबार के मध्य है दोस्तों ग्रैंड चैनल। ठीक है, अब तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है दोस्तों पाक्स स्ट्रेट। इसी प्रकार दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है दोस्तों डंकन पास। कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य है कोको स्ट्रेट। इसी तरह तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है पाक की खाड़ी, और तमिलनाडु दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है दोस्तों मनार की खाड़ी। इसी तरह लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य है दोस्तों लक्षद्वीप सागर। ये आपको याद में रखना है दोस्तों।